प्लेंट प्लेंट कैसे ड्राफ्ट की जाती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाद में बी उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करता है, तो ए बी के अगेंस्ट कोर्ट में जाके प्लेंट डालेगा। जो व्यक्ति प्लेंट डालता है वह प्लेंटिफ कहलाता है। यहाँ पर ए प्लेंटिफ हो गया और जिसके अगेंस्ट प्लेंट डाली जा रही है वह डिफेंडेंट कहलाता है, बी डिफेंडेंट हो गया। जो ए ने प्लेंट डाली है उसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले कोर्ट का नाम आता है, इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एट मेरठ, ऐसे कोर्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद सूट नंबर की जगह खाली छोड़ी जाती है, कोर्ट द्वारा भरी जाती है। उसके बाद प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की डिटेल्स आती हैं। डिटेल्स में क्या क्या लिखते हैं, प्लेंटिफ का नाम, प्लेंटिफ के पिताजी का नाम, प्लेंटिफ की एज और उसका एड्रेस, जैसे रोहन शर्मा सन ऑफ राज शर्मा, एज 30 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ 534 राजनगर मेरठ। सामने लिख देते हैं प्लेंटिफ कि ये व्यक्ति प्लेंटिफ है। उसके बाद वर्सेस, उसके बाद आती है डिफेंडेंट की डिटेल्स, डिफेंडेंट का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी एज और उसका एड्रेस। तो ये हो गया प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की डिटेल्स। उसके बाद आता है सब्जेक्ट कि ये केस किस बारे में है, केस का सब्जेक्ट क्या है। तो जैसे ये केस हमने फॉर एग्जांपल लिया है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ रेजिडेंशियल प्लॉट। गौरव और रोहन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि गौरव रोहन को प्लॉट देगा। अब रोहन पेमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन गौरव कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार प्लॉट नहीं दे रहा है। तो रोहन ने गौरव के अगेंस्ट प्लेंट डाली है कि वह उसको प्लॉट दे, वह कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये प्लेंट का सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद प्लेंट की बॉडी शुरू हो जाती है। शुरुआत हम ऐसे लिखते हैं, द प्लेंटिफ रेस्पेक्टफुली स्टेट्स एज फॉलोज, ये कोर्ट को रेस्पेक्ट देते हुए। यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल फैक्ट्स लिखे जाते हैं केस के, कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था। तो उसमें जैसे लिख देंगे कि प्लेंटिफ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मेरठ में वर्क करता है, डिफेंडेंट प्रॉपर्टी डीलर है। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, इस डेट को हुआ था एक प्लॉट को खरीदने के लिए। प्लॉट इस जगह स्थित है और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो है प्लेंट के साथ लगा दी गई है। तो ये एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में। प्लॉट की डिटेल्स लिख देते हैं, जैसे प्लॉट की बाउंड्रीज वगैरह कि ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ये सारी प्लॉट की डिटेल्स आ गई। प्लॉट की वैल्यू कितनी है कि 50 लाख है यहाँ पर। उसके बाद लिख देते हैं कि प्लेंटिफ ने एडवांस के जो 20 लाख रुपए थे ऐसे चेक के थ्रू डिफेंडेंट को दे दिए हैं और डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया है कि बाकी के 30 लाख मिलने पर वह रजिस्ट्री कर देगा। प्लेंटिफ ने बहुत बार कोशिश की है बाकी के 30 लाख रुपए देने की, लेकिन डिफेंडेंट ने वह लेने से मना कर दिया है। प्लेंटिफ ने नोटिस भी भेज दिया इस डेट को, और लेकिन डिफेंडेंट ने इस डेट को प्लॉट को ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया है। उसके बाद जब सारे मटेरियल फैक्ट्स आ जाते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था, उसके बाद बताते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन किस दिन हुआ, किस दिन अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ 1 जून 2024, जब डिफेंडेंट ने मना कर दिया था प्लॉट को ट्रांसफ़र करने से। उस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ व्हेन द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू ट्रांसफर द सेड प्रॉपर्टी एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर डेट लिखी जाती है कॉज ऑफ एक्शन की कि किस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और किस कारण हुआ। व्हेन द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू ट्रांसफर द सेड प्रॉपर्टी एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अनुसार डिफेंडेंट ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया। तो कॉज ऑफ एक्शन के डेट और क्यों हुआ ये लिख दिया। उसके बाद लिमिटेशन के अंदर है दैट द सूट इज़ विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यह लिखना होता है। उसके बाद इस केस की वैल्यूएशन बतानी होती है, जैसे कि दैट द वैल्यू ऑफ द सूट इज़ 50 लाख, इस सूट की वैल्यू 50 लाख है जिसके ऊपर कोर्ट फीस दे दी गई है। तो वैल्यूएशन हो गई, कोर्ट फीस दे दी गई। उसके बाद जुरिडिक्शन बताना पड़ता है कोर्ट को, दैट द प्लॉट इज़ लोकेटेड एट राजनगर विच इज़ विद इन द कोर्ट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। कोर्ट को यह बताना पड़ता है कि यह केस आपकी जुरिडिक्शन में आता है क्योंकि प्लॉट जो है ये आपकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंदर ही है। उसके बाद अपनी प्रेयर बतानी होती है, क्या रिलीफ चाहिए प्लेंटिफ को। द प्लेंटिफ देयरफॉर प्रेज टू द कोर्ट टू ऑर्डर द डिफेंडेंट टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सेप्टिंग द रिमेनिंग पेमेंट एंड ट्रांसफर द सेड प्लॉट टू द प्लेंटिफ, कि डिफेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के अपने हिस्से को परफॉर्म करे, रिमेनिंग अमाउंट जो है उसको एक्सेप्ट करे, और क्या कहते हैं कि जो प्लॉट जो है उसको प्लेंटिफ को ट्रांसफ़र करे, और जो लिटिगेशन की कॉस्ट वगैरह हो वह प्लेंटिफ को दी जाए, और कोर्ट को जो और केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के अनुसार जो और कुछ ठीक लगे वैसा ऑर्डर को कोर्ट कर दे। तो एक तो हुआ कि
प्लॉट ट्रांसफ़र करे, दूसरा जो लिटिगेशन में सारा खर्चा हुआ है प्लेंटिफ का वह दिया जाए, और तीसरा कोर्ट को जो सही लगे वह दिया जाए। उसके बाद जगह लिख दी जाती है, प्लेस, मेरठ, और डेट लिख दी जाती है। प्लेंटिफ अपने साइन करता है थ्रू एडवोकेट। यहाँ पे एडवोकेट के बारे में लिखा जाता है, कौन एडवोकेट है, ऊपर प्लेंटिफ के साइन करने के बाद थ्रू एडवोकेट। उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, प्लेंटिफ चीज़ों को वेरीफाई करता है। कैसे करता है, उसको बताना होता है कौन कौन से कंटेंट उसकी नॉलेज के हैं, कौन कौन से कंटेंट उसको लीगल एडवाइस पे दिए गए हैं जिनको वो सच मानता है। जैसे कि पैरा 1 से लेके 7 आर ट्रू टू माई नॉलेज, और पैरा 8 से लेके 11 के कंटेंट जो हैं वह लीगल एडवाइस के बेस्ड के ऊपर हैं और जिनको मैं सच मानता हूँ। उसके बाद प्लेंटिफ अपने लिख देता है साइंड एंड वेरीफाइड एट, किस प्लेस पे साइन किया गया था और किस डेट को। उसके बाद प्लेंटिफ अपने साइन कर देता है। जैसे पैरा 1 to 7 उसकी नॉलेज के हैं, पैरा 8 to 11 लीगल एडवाइस के बेस पे हैं। पैरा 1 to 7 ये सारी बातें तो प्लेंटिफ ने ही बताई हैं, ये घटनाक्रम हुआ था। और कॉज ऑफ एक्शन किस दिन अराइज हुआ, लिमिटेशन पीरियड में आता है नहीं आता है, वैल्यूएशन कितनी है, ये सब उसको उसके एडवोकेट ने बताया। तो ये लीगल एडवाइस के बेस के ऊपर हैं जिनको कि प्लेंटिफ सच मानता है। ये पूरी आपकी प्लेंट हो गई। तो इसके फॉर्मेट में क्या क्या था, सबसे पहले नेम्स आते हैं। इसमें कोर्ट का नाम देख लिया हमने, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की डिटेल्स हो गई, इस सूट का सब्जेक्ट क्या है, इन नेम्स के बारे में लिखा जाता है पूरा। उसके बाद हमने फैक्ट्स देख लिए, मटीरियल फैक्ट्स क्या थे, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था, कॉज ऑफ एक्शन किस डेट को राइज हुआ था, लिमिटेशन पीरियड में आता है, वैल्यूएशन कितनी है, कोर्ट फीस पे कर दी गई है और कोर्ट की जुरिसडिक्शन में है, ये फैक्ट्स हम लिखते हैं। उसके बाद प्रेयर लिखते हैं, हमें क्या रिलीफ चाहिए। उसके बाद वेरिफिकेशन में लिखते हैं क्या क्या हम सच मानते हैं, क्या क्या हमें एडवाइस दी गई है एडवोकेट द्वारा जिनको हम सच मानते हैं, जिनको हम बिलीव करते हैं सच। उसके बाद साइन कर दिए जाते हैं। ये पूरा फॉर्मेट था जैसे हमने ऊपर देख लिया। नेम में क्या क्या थे, कोर्ट का नाम हो गया, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ की नाम हो गया और सब्जेक्ट का नाम हो गया। उसके बाद फैक्ट्स में क्या क्या थे, मटीरियल फैक्ट्स हैं, पूरा घटनाक्रम क्या था। उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन किस दिन अराइज हुआ, उसके बाद लिमिटेशन पीरियड, उसके बाद सूट की वैल्यूएशन कितनी है, उसके बाद जुरिसडिक्शन में आता है, और उसके बाद हमारे रिलीफ क्या चाहिए, प्रेयर क्या है हमारी। इसके बाद प्लेस, डेट और साइन वगैरह करके वेरिफिकेशन होता है और बाद में साइन कर दिए जाते हैं। ये पूरा फॉर्मेट हो गया। नेम के अंदर कोर्ट नेम, एक और बार रिवीजन कर लेते हैं हम। नेम के अंदर कोर्ट नेम, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ की डिटेल्स, सब्जेक्ट का नेम। फैक्ट्स में क्या थे, मटीरियल फैक्ट्स, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था और कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि किस दिन अराइज हुआ था। उसके बाद लिमिटेशन पीरियड में आता है, वैल्यूएशन कितनी है, जुरिसडिक्शन की कोर्ट की जुरिसडिक्शन में है। उसके बाद प्रेयर होता है कि हम कोर्ट से क्या प्रे कर रहे हैं, क्या रिलीफ चाहिए। उसके बाद वेरिफिकेशन में देखते हैं क्या क्या चीज़ सच है, क्या क्या चीज़ लीगल एडवाइस के बेस पे हैं, एडवोकेट ने हमने वो एडवाइस किया है और हम उनको सच मानते हैं। उसके बाद साइन वगैरह होते हैं। ये पूरा फॉर्मेट में आ जाता है। ये शॉर्ट में लिख दिया है जिससे सब चीज़ें आपको याद रहें। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने हैं। पैराग्राफ्स शुड बी नंबर्ड, पैराग्राफ्स जो हैं वो नंबरों, उन पर नंबर्स लिखे जाते हैं, नंबर्ड होते हैं सारे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ना, जैसे फर्स्ट 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग दी जाती है पैराग्राफ्स को, जिससे आसानी से पता लग जाए कोर्ट में जाके जब केस चल रहा है कि पैराग्राफ 1 में जाइए, पैराग्राफ 2 पे जाइए। एक तो चीज़ होगी पैराग्राफ नंबर्ड होनी चाहिए। दूसरा, अगर मनी रिलेटेड केस है, पैसों से रिलेटेड केस है तो एग्जैक्ट अमाउंट बताना चाहिए, और यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स होनी चाहिए। जैसे हमने ऊपर भी देख लिया था, प्रॉपर्टी किस जगह स्थित थी, प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज वगैरह। एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये रहा, प्रॉपर्टी जो है इस जगह स्थित थी, प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज वगैरह, पूरी डिटेल्स वगैरह जो है प्रॉपर्टी की आ गई। और क्या चीज़ याद रखनी है हमें, डेट मेंशन करनी है, किस डेट को क्या हुआ था। बिना डेट के केस वीक रहता है, डेट से एग्जैक्टली पता लगता है पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था। जैसे 23 जनवरी को इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, 23 फरवरी को 20 लाख पे कर दिए गए एडवांस जो है। 30 अप्रैल को नोटिस गया, 1 जून को डिफेंडेंट ने मना कर दिया प्लॉट देने के लिए। तो सारी डेट्स वगैरह लिखी हैं। एक और चीज़ है, ये डेट्स वगैरह ऐसे लिखते हैं जैसे वर्ड्स में भी हो, अप्रैल वगैरह, और जो अमाउंट है वो भी वर्ड्स में भी होना चाहिए। जैसे 30 लाख लिख रहा है, उसके साथ ₹30 लाख ऐसे वर्ड्स में भी लिखना है।
इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। बाई चांस कोई मिसटाइप हो जाए तो वर्ड से पता लग जाएगा एग्जैक्ट फिगर कितनी है। डेट्स एंड अमाउंट्स इन वर्ड्स ऑल्सो, यही चीज़, जैसे मान लीजिए 30 लाख है ये, तो इनको वर्ड्स में भी लिखना है 30 लाख रुपीज़, 30 लाख, ऐसे वर्ड्स में भी लिखना है। ऐसी डेट्स को वगैरह को ऐसे लिखना है 1 जनवरी 2024, ये ऐसे लिखा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये रिवीजन के लिए आपको नोट्स चाहिए, फॉर्मेट्स वगैरह देखने हो तो आप नोट्स वेबसाइट www.desillb.com पर जाकर ले सकते हैं। ये 2 तरह के हैं, एक तो इस सब्जेक्ट के ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग, इस सब्जेक्ट के नोट्स होंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे, और कुछ अलग से लीगल ड्राफ्ट्स भी हैं, वो प्रैक्टिस करने वालों के लिए हैं। जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए पहले से फॉर्मेट तैयार है, और आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए तो वह आपको ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वेंसिंग वाले नोट्स में मिलेगा।